पहला हम चैप्टर 1 का ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक समीकरण। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना चीजों को। रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक। ध्यान से देखो, दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक नया गुणधर्म वाला पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिखा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, H2O एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, बातें ध्यान से सुनना। हम आते हैं आगे। देखो, अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एज ए रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक के रूप में है और वाटर H2O प्रोडक्ट के रूप में। बात समझ में आ रही है? आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में शामिल। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अवस्था में परिवर्तन। पहला यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे पहला क्या है, अवस्थाओं में परिवर्तन। अवस्थाओं में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हो सकता है। ठीक है, अवस्थाएं बदल सकती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, दूसरा रंग में परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंगों में भी परिवर्तन हो सकता है। तीसरा तापमान, यानी रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ तापमान भी परिवर्तित होता रहता है। और चौथा गैस का उत्सर्जन, यानी गैसों का उत्सर्जन यानी बाहर निकलना भी होता है। बात समझ में आ रही है? अब हम आगे देखते हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी हमारे जो दैनिक जीवन में परेशानियां होती हैं, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, जंग लगना, दही का जमना। ये कैसे रासायनिक अभिक्रिया है? जैसे मान लो दही का जमना। दही का जमना क्या होता है, दूध से दही बनती है, परंतु दही से दूध कभी नहीं बन पाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल है, यानी वापस ये रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता है और एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर रिएक्टेंट नहीं बन सकता है। जैसे भोजन का डाइजेशन के बाद, फिर डाइजेशन से होने के बाद फिर भोजन नहीं बन सकता। ठीक है, श्वसन में भी क्या होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। आगे देखते हैं हम जंग लगना। जंग लगना क्या होता है, जब हम लोहे को खुले हवा या खुले एटमॉस्फेयर में हवा, पानी, सॉइल सभी के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसमें एक जंग लग जाती है। बातें समझ में आ रही हैं? आगे हम देखते हैं दही का बनना हमने बता दिया था। अभी हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझते हैं। अभिकारक क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा H और O2 दोनों आपस में क्या बनाते हैं, H2। तो H और O2 जो केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, वो क्या होते हैं, केमिकल जो भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और जो केमिकल के रिएक्शन के दौरान प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट। अब इन्हीं का हम डिफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे। देखो, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जैसे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे H और O2 किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, उन्हें हम कहेंगे अभिकारक। और जो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्राप्त होते हैं नए गुणधर्म के साथ, उन्हें हम कहते हैं उत्पाद यानी H2। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण के बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो आपने समझ ली कि जब दो पदार्थ आपस में इकट्ठा होके
नए गुणधर्म के पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यहाँ रासायनिक समीकरण के बारे में हम देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित किया जाता है, आप जानते हैं। या आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो किसकी मदद से होता है? केमिकल इक्वेशन की। यानी किसी भी चीज को हम इक्वेशन के रूप में हम तब लिखते हैं जब उसको हम किसकी मदद से लिखेंगे? सिंबल और कुछ फार्मूले की मदद से। सिंबल यानी चिन्ह, प्रतीक, सूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्र का प्रयोग करते हैं और अवस्था को दर्शाते हैं। जैसे यहां मान लो ये क्या है, हो गया प्रतीक, हो गए सिंबल, हो गया ये क्या है, कुछ सिंबल और फॉर्मूले की मदद से हम इसको लिखे हैं। लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हम इसकी भौतिक अवस्थाएं दर्शाए हुए नहीं है, जिसको हम ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में दर्शाते हैं। जैसे मान लो H2O वाटर है, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में G, सॉरी ब्रैकेट में लिखेंगे वाटर क्या होता है, लिक्विड है, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में स्मॉल l। ठीक, इसको हम आगे आपको समझाते हैं और बताएंगे भी। इसी रासायनिक समीकरण का आप एक उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करना और क्या बनता है? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होना। देखिए, अब इसको समझने से पहले ये समझ लो कि सॉलिड मीन्स क्या होता है? ठोस। लिक्विड मीन्स क्या होता है? द्रव। और गैस मीन्स क्या होता है? गैस। जलीय मीन्स, इक्वस मीन्स होता है जलीय विलयन। ठीक, वाटरी सॉल्यूशन। ठीक, अब हम देखते हैं यहां हम देखेंगे Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक है, ये कंकाली संरचना है, देखेंगे आप, यहां लिखा भी हुआ है। क्यों? क्योंकि स्केलेटन लिखा हुआ है, इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ Mg यानी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हुए आपस में जो कंबाइन हो रहे हैं वो अभिकर्मक होते हैं, और जो प्राप्त हुए यानी MgO ये क्या हो गए? उत्पाद हो गए। ठीक है, अब Mg क्या होता है? सॉलिड होता है। मैग्नीशियम सॉलिड के रूप में होता है, इसलिए हम इसे S लिख रहे हैं। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस के रूप में हो रहा है, इसलिए हम G लिख रहे हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO सॉलिड के रूप में, इसलिए हमें S लिख रहा है। यानी दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और नए गुणधर्म के पदार्थ प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो गया। अब आप जानते हैं एटम को हम कहते हैं परमाणु। आते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। यानी कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो संतुलित नहीं होते। जैसे ऊपर वाला ही रिएक्शन संतुलित नहीं, देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ एक ही ऑक्सीजन, यहाँ एक मैग्नीशियम, यहाँ एक मैग्नीशियम, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, यानी ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अंडरस्टैंड? अब हम रिएक्शन को बैलेंस करना इस प्रकार से सीखेंगे। जैसे Fe यानी आयरन, जब Fe रिएक्ट करेगा किससे? H2O से। Fe किससे रिएक्शन करेगा? H2O से। आयरन का रिएक्शन H2O के साथ होगा तो बनेगा Fe3O4 और प्लस H2 गैस। रख दो। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे, हम देखेंगे। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ध्यान से आप समझना। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हम पहले एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, चूंकि ये रिएक्शन अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ की ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ 2 है, 1 है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ Fe3 है और यहाँ 1 है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। हम कैसे बैलेंस करेंगे, आप ध्यान से समझेंगे। पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो तत्व, दूसरे में अभिकारक और उत्पाद। तत्व इसमें क्या क्या है वो सभी के नाम हम लिखेंगे। देखो यहाँ आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो पहले में आयरन, दूसरे में हाइड्रोजन, तीसरे में ऑक्सीजन। अब हम पहले अभिकारक, इसी को तो अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट तो यही है और ये तो उत्पाद है। तो अभिकारक के लाइन में हम पहले देखेंगे Fe कितनी संख्याएं में उपलब्ध है यहाँ पे। तो Fe की कितनी संख्या है? 1, तो हम यहाँ कितने लिखेंगे? 1। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2,
तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हम यहाँ 1 ही लिखेंगे। आगे हम राइट हैंड साइड में उत्पाद में, अब उत्पाद की संख्या में देखिए Fe3 यानी Fe कितनी है, 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। दिख रहे हैं, ध्यान से देखना। अब इतना हम लिखने के बाद ये अभिकारक यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये उत्पाद यानी राइट हैंड साइड, दोनों के तरफ जो Fe है, H है, ऑक्सीजन है, सभी की संख्याओं को हमने लिख लिया है। अब इसको हमें बराबर करना है। देख लीजिए आप खुद ही, ये अभी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि Fe 1 इधर है और इधर 3 है, हाइड्रोजन 2 इधर है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 इधर है और 4 इधर है। अंडरस्टैंड? इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, यहां हम देखते हैं बैलेंस कैसे करेंगे। देखो वीडियो ये थोड़ी लंबी हो रही है, वीडियो हो गई है 11-12 मिनट की, तो हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर, या फिर इतना आप समझो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, सेंड हो करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतना ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इस सभी का नोट्स मेंटेन जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।